हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री का इग्नऊ सेक्शन, जहां पे हम पढ़ रहे हैं इग्नऊ MBA MMPC 005 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशंस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लॉक 1 का यूनिट नंबर 3, जहां पे हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले यूनिट 1 में हमने सीखा था कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, और यूनिट 2 में हमने सीखा कैसे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स, जहां पे हमने अंडरस्टैंड किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव। तो अगर आपने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप उन दोनों यूनिट्स को भी कंप्लीटली कवर करें, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे कनेक्टेड है। मैं आपके जो लेक्चर्स ले रही हूँ वो बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स ले रही हूँ। आपकी इग्नऊ की बुक का एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, सो दैट कि आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो, आपने एक भी चीज आप मिस नहीं करो। और अगर आपने अपनी बुक नहीं भी पढ़ी तो भी आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि मेरे लेक्चर्स में आपको हर एक चीज कवर्ड मिलेगी। आपको उसको एक्चुअली में देखने की भी जरूरत नहीं है, चेक करना चाहे तो जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? आज इसका लेक्चर 1 होगा, जहां पे हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, इस सेंट्रल टेंडेंसी की इंपॉर्टेंस क्या है, और एक सेंट्रल टेंडेंसी जब हम चूज करते हैं कि हम किस तरीके से उसको मेजर कर रहे हैं, तो एक गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। फिर हम शुरू करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को लर्न करना, जिसमें आज हम सीखेंगे अरिथमेटिक मीन, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट अरिथमेटिक मीन, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो चले शुरू करें। So, सबसे पहले what you need to understand is कि सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, हमने इसको क्यों मेजर करना है। तो आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है कि आपके पास इंडिया के हर एक इंसान जो कि कमा रहा है, उसकी इनकम है, राइट। अब इतनी सारी इनकम्स को एनालाइज करने की जगह पे हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि इंडिया की इनकम को रिप्रेजेंट करे। बेसिकली वो एक ऐसी वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट करने वाली है इंडिया की सारी इनकम्स को, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ग्रॉसली एक एवरेज वैल्यू है। वो सेंट्रल टेंडेंसी वो एक ऐसी वैल्यू है जिसके आसपास बाकी सारी वैल्यूज लाई करती हैं। फाइन। सो इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर that represents the central or typical value of a data set. तो लार्ज डेटा सेट्स में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। हम एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहते हैं जो कि हमारे एंटायर डेटा को समराइज कर दे। सो ये वैल्यू हमको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने के लिए ओवरऑल डेटा का पैटर्न, कंपेयर करना डिफरेंट डेटा सेट्स को, बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, और आइडेंटिफाई करेगा सेंट्रल वैल्यू जिसके अराउंड सारे का सारा डेटा क्लस्टर्ड है, उसके आसपास वो घूम रहा है, राइट। सो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली वो वन वैल्यू है जो कि समराइज कर सकती है एक एंटायर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। अब इस सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मिलियंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपके पास हैं तो आप
आपके लिए उनको एनालाइज करना, एक एक को समझना मुश्किल है। हम एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहते हैं जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करे उस इंटायर पॉपुलेशन को, उस इंटायर डेटा को, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को, राइट? So instead of remembering the incomes of millions of people, what we want is one value, that is an average income, which can represent the entire population. ठीक है? So why are central measures of central tendency important? Because they will convert a large data set into one meaningful value. सारे को पढ़ने की जगह पे एक ही वैल्यू से हमने सब कुछ समझ लिया. It represents an entire population through a single figure. It helps in the comparison of different data sets. It is going to really support managerial and business decisions. ठीक है? So I hope सबसे पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि हमने ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और हमने इसको क्यों मेजर करना है. So one value which will help understand complete data set is called as central tendency. कुछ और एग्जांपल्स जहां से आप समझ सकें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ये एक्चुअली में यहां से हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी का कोर शुरू होता है. अभी तक एक इंट्रोडक्शन थी पहले 2 यूनिट. सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. So measures of central tendency, they help summarize large data into a single representative value और इसको बहुत widely use किया जाता है business decision making में. For example, आपको sales का analysis करना है, तो आप average sales लेते हो और average sales managers को help करता है performance को compare करने में, मंथ्स के अक्रॉस कि इस महीने का एवरेज ये है, अगले महीने का एवरेज ये है, तो कंपेयर करना कि बेटर हो रहा है या खराब हो रहा है. या रीजन्स के अक्रॉस पंजाब में क्या एवरेज सेल्स है एक मंथ में और सिमिलरली महाराष्ट्र में क्या है, तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा. या प्रोडक्ट्स की जो सेल्स है उसको एवरेज कंपेयर करना. नेक्स्ट हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं. एवरेज परफॉर्मेंस कितना एक एम्प्लॉय ने सेल्स में हेल्प किया, उसकी प्रोडक्टिविटी को इवैल्यूएट करने में ये हेल्प करेगा. उसको जो इंसेंटिव्स देने हैं वो डिसाइड करने में हेल्प करेगा. प्रोडक्शन में प्लानिंग, एवरेज प्रोडक्शन डेली, मंथली, दिस हेल्प्स इन असेसिंग एफिशिएंसी एंड प्लानिंग फ्यूचर आउटपुट. इनकम का एनालिसिस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, तो एवरेज इनकम ये इकोनॉमिस्ट्स को, पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है कि क्या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस है. मार्केट के ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड में हेल्प करता है. एवरेज ऑफ डिमांड, प्राइसेस, परचेज इन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. कंपैरिजन एंड कंट्रोल, average serves as benchmark for control and for measuring the progress over time. So simply एक एग्जाम्पल कि एवरेज सेल्स अप्रैल में जो थी वो 12 लाख थी और एवरेज सेल्स मई में जो है वो 15 लाख है, तो सेल्स बढ़ गई. सो एक महीने में हर एक डे की सेल्स को देखने की जगह पे पूरे मंथ की सेल्स को देखा, अगले मंथ की एवरेज सेल्स को देखा और उसको कंपेयर करके मैनेजर ने कंक्लूड किया कि सेल्स का इंप्रूवमेंट हुआ है. राइट? सो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग दैट वन वैल्यू व्हिच कैन रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा. ठीक है? सो अ सिंगल एवरेज वैल्यू प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इनसाइट्स and supports effective business decisions. अब जिस तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने वाले हैं वो तरीका अच्छा होना चाहिए, और वो तरीका अच्छा हो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है. सबसे पहला, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए जो आप कंसेप्ट यूज कर रहे हो. नंबर 2, सिंपल टू कैलकुलेट. जो कैलकुलेशंस है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए.
इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। आपके इंटायर डेटा सेट को यूज करना है आपने इसको कैलकुलेट करते हुए। uniquely defined, it should have a single value for a given data set. It should be suitable for mathematical analysis. आगे अगर आप इसका कोई और फर्दर एनालिसिस में इसको यूज करना चाहते हो तो भी ये केपेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एवरेज इनकम को लिया तो एवरेज इनकम को आप आगे कहीं पे यूज कर सको वो इस तरीके की वैल्यू होनी चाहिए। नॉट हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो बहुत ही जो लार्ज वैल्यूज हैं, बहुत ही जो स्मॉल वैल्यूज हैं, उनसे ये बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा डेटा सेट का, राइट। सो अ गुड एवरेज शुड बी रिलायबल representative of the entire data set and it should be easy to use. So अब हमारी असल पढ़ाई शुरू होती है जहां पे हम सीखने वाले हैं कि हमारे मेजर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सो हम पहले नाम देखते हैं कौन सी पढ़ाई हमने करनी है और फिर हम वन बाय वन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। So सबसे पहला वे of measuring the central tendency is arithmetic mean. Second, weighted arithmetic mean. Third is median. Fourth, mode. Fifth, geometric mean. Sixth is harmonic mean and seventh is quantile. तो आपने ये कुछ रेफरेंसेस यूनिट नंबर 2 में देखी थी जब मैं आपको सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा रही थी, जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं, इफ यू रिमेंबर, फाइन। सो आज हम उसकी एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं। इस लेक्चर में जो मैं चीजें डिस्कस करूंगी दैट विल बी अरिथमेटिक मीन and weighted arithmetic mean and next would be in the upcoming lecture. So make sure कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आपको नोटिफिकेशंस आते रहे जैसे जैसे मैं अपने लेक्चर्स को अपलोड करूं। आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है अगर आपको बहुत सारे मार्क्स को स्कोर करना है। सबसे पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन, और ये सबसे कॉमनली यूज्ड है जिसको आपने शायद अपने स्कूल में 7th 8th से पढ़ना शुरू कर दिया था। अरिथमेटिक मीन इज सिंपली द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा, जो आप बहुत छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय sum of all observations divided by the total number of observations. So arithmetic mean is going to be the summation of all the observations divided by the number of observations. इसको अंडरस्टैंड करते हैं या रिवाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, क्योंकि पढ़ा तो आपने इसको छोटे होते से हुआ है। सो एग्जाम्पल है हमारा मंथली सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉयज, और आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले आपको सारी ऑब्जर्वेशंस का सम लेना है। तो जो सम आया द टोटल सैलरी दिस इज 25,300, इसको आपको डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच इज 10। तो आपके पास आ जाएगा मीन सम ऑफ द salaries divided by the total number of employees, 25,300 divided by 10 that is 2,530। तो एवरेज मंथली सैलरी क्या है 2,530, राइट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर और ये बहुत आसान है। सो नेक्स्ट इज अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। जो अभी हमने पहला एग्जाम्पल देखा वो था डिस्क्रीट डेटा। आपके पास क्लासेस में हमने डेटा को डिवाइड नहीं किया हुआ था, पर जब हम डेटा को क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एक क्लास इंटरवल होगा। आपको क्या करना है, उस क्लास का मिड पॉइंट लेना है एज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल
हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 10 से लेकर 20 तक है, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 15, और इस 15 इस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5। सो आपने इस मिड पॉइंट को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे आपने हर एक क्लास के लिए करना है। फिर आपने उन सारों का जो आपने मल्टीप्लाई किया आपने उसका समेशन कर देना है, राइट। सो यू हैव द मिड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल, और उसको आपने सबको सम कर देना है, और फिर आपने टोटल फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आप कह सकते हो, सो आपने उसको उससे डिवाइड कर देना है टू गेट द अरिथमेटिक मीन। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से परफेक्ट करते हैं। सो हमारा एग्जाम्पल है, वी हैव मंथली सेल्स ऑफ 200 फर्म्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास क्लास इंटरवल क्या है 300 से 350। तो आपका पहला स्टेप है, आपने इसका मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना है, दैट इज 325। तो ये आप सारे क्लास इंटरवल्स के सामने उनके मिड पॉइंट लिख दोगे। आपके पास उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी। अब आपने मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 325 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आया 1625। ऐसा आपने सारे डेटा के साथ करना है, और फिर आपने इस फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को जो मल्टीप्लाई किया था इस सारे का समेशन करना है, जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 1,02,000 ओवर हियर। आपने इस 1,02,000 को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड कर देना है। सो व्हाट यू गेट इज the arithmetic mean will be the summation of frequency into the midpoint of all class intervals divided by the number of observations or the total number of frequencies, और जो आपके पास आंसर आएगा that is going to be the arithmetic mean of your entire data, जो कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि एवरेज मंथली सैलरी क्या है, मंथली सेल्स सॉरी क्या है, तो दैट इज ₹510,000। ठीक है, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अरिथमेटिक मीन अगर डिस्क्रीट डेटा है तो कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस डेटा है तो आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट अब हम इसी अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा के लिए एक और मेथड को करेंगे, that is called as the shortcut or the assumed mean method। important है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये कैलकुलेशंस को जहां पे बहुत लेंदी हो उनको सिंप्लीफाई करता है, टाइम को सेव करता है, और सेम ही रिजल्ट देता है जो कि अरिथमेटिक मीन से हम कैलकुलेट करते हैं। फाइन, इसका फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डी that divided by n multiplied by i। अब ये a क्या है, इसको बोलते हैं assumed mean, आपको सब कुछ समझाऊंगी, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी आपको मालूम ही है, और d is deviation, n is the total frequency and i is the class width। जो आपका क्लास है उसकी width कितनी है वो i है। फाइन, सो summation of frequency into d that is सारी जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी उसकी आप डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके फिर उनका सम निकालोगे। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, मैंने को अभी इसको जरा एक ब्रीफली बता रही हूँ और फिर एक कंप्लीट एग्जाम्पल बताऊंगी सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो ए एज्यूम्ड मीन, जो आपका पिछला एग्जाम्पल था वहां पे आपने एज्यूम कर लिया कि जो मीन है वो 525 है। एक्चुअल कैलकुलेशन से आपने 510 निकाला था, यहाँ पे भी आप देख रहे हो आंसर में कि 510 ही आ रहा है। तो मैंने एज्यूम किया मीन, मुझे को मालूम नहीं है, मेरे को अभी कैलकुलेट करना है, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो मेरा मीन है दैट इज 525। ऑलराइट,
अब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन इज -60। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में एलैबोरेट करके बताऊंगी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फ्रीक्वेंसी वाज 200 और जो क्लास की विड्थ थी दैट वाज 50। सो आपने वैल्यूज को पुट किया 525 प्लस -60/200 इंटू 50, जो आपकी वैल्यू निकल के आई सॉल्विंग पे दैट इज 510। सो क्योंकि दोनों मेथड आपको सेम ही आंसर देते हैं तो शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशंस इजी होती हैं, आपका टाइम सेव होता है, आपका एफर्ट सेव होता है। ठीक है, अब ये डेविएशन क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एग्जाम आपको अच्छे से मैं समझाती हूँ। Now what we are understanding is what is deviation और हम इसको कैसे यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड में। तो डेविएशन क्या है? डेविएशन है द डिफरेंस बिटवीन द क्लास मिड पॉइंट माइनस द एज्यूम्ड मीन। ठीक है, क्लास का मिड पॉइंट में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करोगे, जो आपके पास आंसर आएगा आप उसको डेविएशन बोलोगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे डेटा है हमारे सामने, तो एज्यूम्ड मीन को भी समझा देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपने सबके क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट लिखे थे। ठीक है, जब हमने सिंपली अरिथमेटिक मीन लिया था तो अब इस मिड पॉइंट को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया था, सबका सम अप किया था और ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया टर्म को यूज कर रहे हैं, वो है एज्यूम्ड मीन। आप कोई भी एक वैल्यू को मीन एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने चूज किया है वो है एक ऑलमोस्ट सेंट्रल वैल्यू, बट आप कोई भी ले सकते हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसका प्रेशर नहीं लेना कि किसको एज्यूम्ड मीन लेना है, आप कोई भी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ले लो। अब मैंने 525 को एज्यूम मीन लिया, तो अब आपने क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट था 325 पहली क्लास है, इसमें से इस एज्यूम्ड मीन को माइनस किया, आपके पास वैल्यू आई -200। अगले में से वैल्यू को माइनस किया तो -150 -100 -50, और आप अब वहां पे पहुंच गए जहां पे एज्यूम्ड मीन और मिड पॉइंट सेम है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस विल बी 0। अब उसके बाद 575 में से 525 को माइनस किया तो +50 आ गया, फिर 100, फिर 150, फिर 200। अब आपको समझ में आ गया कि आपको डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करके और फिर उस सारे का समेशन ले लेना है। ठीक है, सो आपके पास ये सारी डेविएशंस आ गई। डेविएशंस के साथ आप उनकी फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करोगे, फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करके वो जो टोटल्स आएंगे वो सारा का आप समेशन करोगे, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो इस केस में 200 था उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे क्लास विड्थ से, तो क्लास विड्थ कितनी है 50, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप ऐड कर दोगे अपने एज्यूम्ड मीन में। ठीक है, सो आपके पास अरिथमेटिक मीन एज्यूम्ड मीन 525 प्लस, आपने अगर पुराने डेटा पे जाओगे, यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, तो आप अगर इस सारे को कैलकुलेट करोगे by multiplying it with the frequencies, जो आपके पास आंसर आएगा that is going to be -60। -60 को 200 से डिवाइड करके +50 करोगे, so what you are going to get as the complete answer is 510। ठीक है, so कैलकुलेट करना है डेविएशन को फॉर ईच क्लास, मल्टीप्लाई करना है हर डेविएशन को उस क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ टू गेट एफडी, फिर आपने समेशन करना है सारा एफडी का, और फिर आपने एफ डी की समेशन को एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करना है और एज्यूम्ड मीन में सॉरी उसको ऐड कर देना है। ठीक है, सो डेविएशन हेल्प्स अस मेजर हाउ फार ईच क्लास मिड पॉइंट इज फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन एंड इट मेक्स द कैलकुलेशन इजियर। ठीक है, सो 325
को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना वर्सेस ये वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर जहां पे आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को देखोगे. दिस इज जस्ट हाउ आप अपनी कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हो. नेक्स्ट इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और इनफैक्ट ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अरिथमेटिक मीन को बनाती है मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? नंबर वन, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0. Number two, sum of squared deviations from the arithmetic mean is minimum. Combined mean can be calculated for 2 or more data sets. ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आप वन बाय वन समझ पाओगे जब मैं इनको इलैबोरेट करके डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहला, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0. So sum of deviation of the observation from arithmetic mean is 0. ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है? डेविएशन किसका? डेविएशन है ऑब्जर्वेशन का मीन से. सो हमारी ऑब्जर्वेशन है x, जो कि 40, 45, 50, 55 या 60 है एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में. इसका मीन से कितना डेविएशन है? सो मीन क्या है? मीन है 50. ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 डिवाइडेड बाय द 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आपके पास जो मीन निकल के आएगा वो है 50. ठीक है, तो अब इस ऑब्जर्वेशन 40 का मीन से कितना डिविएशन है, कितना फर्क है? 40 माइनस 50 दैट इज -10. अगली 45 माइनस 50 इज -5, देन 0 प्लस 5 एंड प्लस 10. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आप x माइनस एक्स बार करोगे, मतलब जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसमें से मीन को माइनस करोगे और फिर उसके बाद इन सारों का जो आपके पास डेविएशन आई उसका सम करोगे, तो वो जो सम निकल के आएगा वो है 0. And you can see also -10 -5 plus 0 plus 5 plus 10 का आंसर क्या होगा? 0. ठीक है, so the total of positive deviations from the mean is equal to the total number of negative deviations, जिसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन डेटा का बैलेंस पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है. इससे अगर आप नेगेटिव साइड पे जाओगे तो नेगेटिव डेविएशंस, इधर जाओगे पॉजिटिव डेविएशंस, एंड द नेगेटिव डेविएशंस का जो सम है वो पॉजिटिव डेविएशंस के सम के बराबर है. सो नो ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड डेविएशन रिमेन्स एट द मीन. ठीक है, तो डेटा इज ऑलवेज बैलेंस्ड अराउंड द अरिथमेटिक मीन, इसलिए एक ट्रू सेंट्रल पॉइंट है. ठीक है, तो सेंटर अगर आपको डेटा का देखना है तो मीन इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इट, ये हमने यहाँ पे समझा. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस इज मिनिमम. अब इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, 40, 45, 50, 55 और 60. अगर आप इनका मीन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास जो आंसर आएगा वो है 50. तो इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो है 50. फाइन. अब लेट अस कंपेयर द सम ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशंस फॉर द डिफरेंट एज्यूम्ड वैल्यूज. अब हमने एज्यूम किया कि जो अरिथमेटिक मीन है वो है 45, तो डेविएशन क्या होगी हर ऑब्जर्वेशन की 45 से? दैट विल बी 40 माइनस 45. डेविएशन क्या है? x माइनस a. सो 40 में से 45 को माइनस किया, -5 आया. 45 में से 45 को माइनस किया, 0. 50 में से 45, 5. 55 में से 10 और 60 में से 15. तो ये आपके पास डेविएशन आई ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम्ड वैल्यू को माइनस करके.
अब आपको क्या करना है, आपको इन डेविएशंस का स्क्वायर करना है। सो -5 का स्क्वायर 25, 0 का 0, 5 का 25, 10 का 100 और फिर 15 का 225, और फिर आपको इन डेविएशंस को स्क्वायर कर देना है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका एज्यूम्ड मीन अगर 45 है तो आपकी सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस 375 है। अगर वो 48 है तो वो 270 है। अगर एज्यूम्ड मीन 50 है, जो कि आपका एक्चुअल अरिथमेटिक मीन भी है, तो आपकी जो सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस आई वो है 250। अगर वो 52 है तो 270, अगर एज्यूम्ड मीन 55 है तो सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस इज 375। सो हम देख सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस इज मिनिमम when a is 50 which is the actual arithmetic mean। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो अरिथमेटिक मीन है उसके केस में अगर आप सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस करोगे तो वो सब एज्यूम्ड मीन्स के कंपैरिजन में मिनिमम आएगा, राइट। सो व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, x द ऑब्जर्वेशन माइनस द अरिथमेटिक मीन का अगर आपने स्क्वायर किया और फिर उन सारी वैल्यूज का समेशन किया, व्हाट यू विल फाइंड इज कि ये वैल्यू सबसे मिनिमम आती है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द एज्यूम्ड मीन्स। So among all possible values, the arithmetic mean makes the total of squared deviations the least। इसलिए ये प्रोवाइड करता है बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द एंटायर डेटा। ठीक है, सो मीन इज द वैल्यू जो कि डेटा को क्लोजेस्ट रखता है इन टर्म्स ऑफ द स्क्वेयर्ड डिस्टेंस। ठीक है, आई होप सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। Sum of squared deviations of the observations is minimum in case of the arithmetic mean। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंबाइंड मीन फॉर टू डेटा सेट्स। इसको भी हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। हमारे पास दो डेटा सेट हैं। Average test score of 40 students in group A is 72 and average test score of 60 students in group B is 60। और आपको इन दो डेटा सेट्स का कंबाइंड एवरेज स्कोर बताना है, मतलब सारे के सारे 100 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर क्या होगा। सो आपका ग्रुप ए का अरिथमेटिक मीन क्या है 72, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 40। ग्रुप बी का अरिथमेटिक मीन कितना है 60 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 60। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर आपको एवरेज स्कोर बताना हो या एवरेज मीन बताना है, आपको अरिथमेटिक मीन दोनों कंबाइंड डेटा सेट्स का बताना है, तो आप क्या करोगे, आप 40 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उन दोनों को ऐड कर दोगे and divide this by the total number of observations in the two data sets, that is 40 plus 60 equal to 100। So अब इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज टेस्ट स्कोर 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप ए और ग्रुप बी के कंबाइंड स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर इज 64.8। तो इन जनरल आपका फॉर्मूला क्या होगा कि आपने अगर दो डेटा सेट्स का कंबाइंड मीन लेना है, so n1 the number of observations of set 1 को मल्टीप्लाई करो उस सेट के अरिथमेटिक मीन से, फिर ग्रुप 2 की ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करो उसके अरिथमेटिक मीन से और उनको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा सेट 1 एंड डेटा सेट 2। दिस यू विल गेट द अरिथमेटिक मीन फॉर द कंबाइंड टू डेटा सेट्स। ठीक है, आई होप आपको अब क्लियर हो गया ये। सो सिमिलरली अब अगर आपके पास दो से ज्यादा डेटा सेट्स हो तो आपको सेम ही प्रिंसिपल को फॉलो करना है। आपको
पहले डेटा सेट की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को उसके अरिथमेटिक मीन से मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट डेटा सेट के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को उसके अरिथमेटिक मीन से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, n3 को आपको x3 के बार से मल्टीप्लाई करने, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द थर्ड सेट इनटू द अरिथमेटिक मीन फॉर दैट सेट। आप ऐसे सारे के सारे जितने भी आपको डेटा सेट्स गिवन हो उन सबके प्रोडक्ट लो और फिर उसका समेशन करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। व्हाट यू विल गेट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ combined all the data sets, जो कि आप यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं एक कंपनी में जिनकी एवरेज सैलरीज गिवन है। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 32,000, सेल्स डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 28,000, फाइनेंस डिपार्टमेंट की 36,000 और सामने उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। सो ये हमारा अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट 1 और ये n1 द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दोनों का प्रोडक्ट लो। इसी तरीके से सारे डेटा सेट्स का प्रोडक्ट लो, फिर उसका समेशन करो और डिवाइड कर दो बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो आपको मिलेगा दैट विल बी द कंबाइंड एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स इज 30,933.33। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि अब अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा डेटा सेट्स होंगे तो आपको अगर उनका कंबाइंड मीन निकालना है तो आप किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, सो कंबाइंड मीन गिव्स अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू taking into account the size of each data set. So next is the advantages of the arithmetic mean and the disadvantages of the arithmetic mean. So arithmetic mean simple to understand है, कंप्यूट करना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है, it is rigidly defined and it has good mathematical properties, it is least affected by sampling फ्लक्चुएशंस, तो सैम्पलिंग में अगर कुछ फ्लक्चुएशन होगी तो बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज वाइडली यूज इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसकी डिसएडवांटेजेस हैं इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा बहुत कम है तो अरिथमेटिक मीन को फर्क पड़ेगा और वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा आपके डेटा सेट का। इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल्स, क्योंकि हमको मिड पॉइंट को एज्यूम करना होता है एक क्लास इंटरवल के लिए कैलकुलेशन में, तो ये ओपन एंड क्लास इंटरवल के लिए नहीं यूज किया जा सकता, दैट इज लेस देन 1000 और मोर देन 20,000। तो वहां पे आपका मिड पॉइंट क्या होगा आपको नहीं मालूम है, तो वहां पे आप इसको नहीं यूज कर पाओगे। It cannot be used for qualitative data like gender, religion, etc. And it may not represent typical value in highly skewed distributions. So अब ये highly skewed distribution का meaning क्या है? Highly skewed meaning है कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हो इनकम की, जैसे कि 20,000, 22,000, 23,000 और एक वैल्यू सीधी आपकी 2 लाख रुपए हो जाए, ठीक है, तो जब आप इसका मीन निकालोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 3 पीपल जो मेजर इंपॉर्टेंट थे, तो वो आपको ट्रू वैल्यू नहीं देगा। तो अगर आपकी एक वैल्यू बहुत ही हाई हो या एक वैल्यू बहुत ही लो हो तो उस केस में आपकी मीन एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपकी सेंट्रल वैल्यू का, तो वो इनको केटर ना करके सिर्फ इस एक वैल्यू को केटर कर रहा होगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि इसके अरिथमेटिक मीन की क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारा आज का इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक दैट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन का मीनिंग क्या है? अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हर एक ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर
हर एक ऑब्जर्वेशन की बराबर की इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पर जो हम मीन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेटेड अरिथमेटिक मीन। मैं इन सब चीजों के बारे में दोबारा से डिस्कस करती हूँ, एक बारी पहले इसका एग्जाम्पल लेकर इसको समझो। सो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपके इग्नऊ के एग्जाम का पैटर्न है। तो आप सब जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो आज जान जाओगे कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है, कि आपके 2 मिड टर्म असेसमेंट्स होती हैं और एक फाइनल एग्जाम होता है। अब मिड टर्म असेसमेंट्स की जो परसेंटेज वेटेज है आपके ग्रेड की, वो है 25%, और फाइनल एग्जाम की जो वेटेज है वो है 50%। ठीक है, तो अब इनकी वेटेज बराबर नहीं है, तो जब आपके एग्जाम्स के स्कोर आते हैं तो आपका फाइनल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो मान लो एक स्टूडेंट के 80 मार्क्स हैं फाइनल एग्जाम में, फर्स्ट टर्म में 95 और सेकंड असेसमेंट के अंदर 85। ठीक है, आप सिंपल एवरेज नहीं ले सकते हो क्योंकि वेटेज फाइनल एग्जाम की 50% है और बाकी असाइनमेंट्स की 25% है। तो आप इसमें जो अरिथमेटिक मीन निकालोगे दैट विल बी कॉल्ड एज द वेटेड अरिथमेटिक मीन, जहां पे हर एक ऑब्जर्वेशन की बराबर की वेटेज नहीं है, डिफरेंट है। तो कैलकुलेशन का तरीका, आप इस 80 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 95 को 25 से, 85 को 25 से, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उन सारों को आप सम करोगे एंड यू विल डिवाइड दैट बाय द वेट दैट इज 100. So what have you done? The weighted arithmetic mean is going to be equal to the summation of W into X, marks into the weight, divided by the total weight. ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द टोटल वेट्स दैट वी हैड, तो उससे आपके पास जो आपकी परसेंटेज आएगी एग्जाम में दैट विल बी 85%, और 85 इज द ग्रेड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। So each component contributes to the final grade in the proportion of the weight or its importance. So दोबारा से देखते हैं, what was weighted arithmetic mean? Arithmetic mean gives equal importance to all observations, जबकि weighted arithmetic mean वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे observations की same importance नहीं है। आपने उसको कैसे कैलकुलेट किया? W क्या है? वेट असाइंड टू ईच ऑब्जर्वेशन। X क्या है? ऑब्जर्वेशन, वो वैल्यू। आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सारी वैल्यूज का सम ले लेना है, सम ऑफ वेट इनटू ऑब्जर्वेशन। दिस यू विल बी डिवाइडिंग बाय सम ऑफ ऑल द वेट्स टू गेट द वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसको कहां पे आप यूज करोगे? व्हेन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंपॉर्टेंस। जहां पे आपको असाइन करना हो हायर इंपॉर्टेंस टू सम वैल्यूज और लोअर इंपॉर्टेंस टू अदर्स, वहां पे आप इसको यूज करोगे। कॉमनली यूज टू कंप्यूट एवरेजेस when weights represent the relative importance of observation. Higher weight will have the greater influence on the final average. So आपके अगर 50% मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम पे डिपेंड करते हैं तो आपको वहां पे बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक है, in comparison to the assignments. I hope the concept is clear to you people. So this brings me to the end of lecture 1 of unit 3. आज हमने जो समझा वो था कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, और हम सेंट्रल टेंडेंसी को किस तरीके से मेजर करते हैं, जिसमें हमने आज पहला तरीका सीखा where we understood arithmetic mean क्या है, उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और अगर सब ऑब्जर्वेशंस की जो वेटेज है वो बराबर नहीं है तो हम उसके लिए वेटेड अरिथमेटिक मीन को यूज करते हैं। अगले लेक्चर में व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज मीडियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मोड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग
such detailed lectures with me. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे लिए, बस थोड़ा सा, give me this lecture a thumbs up. Do subscribe for the upcoming lectures. मैं आपके साथ हर एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, और प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट कि अगर मैंने इतना मेहनत किया है आपको डिटेल में हर एक चीज समझाने के लिए, तो उससे औरों का भी फायदा हो. So happy learning, enjoy yourself, stay tuned, bye bye.